हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 8th क्लास से फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऐसे टॉपिक रिवॉल्ट ऑफ 1857 डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके कुछ काजेज देखेंगे। काजेज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये रिवॉल्ट हुआ क्यों, इसके कुछ वजूहात क्या थे, ये हम आज देखेंगे। सबसे पहला वजूहात जो था इसका काज जो था इसका वो था सोशल काज, सोशल काजेस। नंबर जो दूसरा था वो था रिलीजियस काजेस। नंबर थर्ड वन जो था इकोनॉमिक काजेस, इकोनॉमिक काजेस। फोर्थ वन इज पॉलिटिकल काजेस। Political causes. Fifth one is military causes. Military causes. Sixth one is immediate causes. ये कुछ काज थे इसके जिनकी वजह से ये रिवॉल्ट जो है ये स्टार्ट होता है। सबसे पहले सोशल काजेज यानी कि सोसाइटी में क्या क्या वजूहत थी जिसकी वजह से लोग इनके खिलाफ हो गए। उसके बाद रिलीजियस यानी कि उन लोगों ने, ब्रिटिश ने बस इनके मजहब के साथ किस तरह छेड़खानी की ताकि ये लोग फिर खिलाफ हो गए। इकॉनमी को कैसे इन्होंने डिस्ट्रॉय किया, पॉलिटिकल काज क्या थे, मिलिट्री कैसे खिलाफ हो गई, और इमीडिएट काज क्या थे। इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे आगे। सबसे पहले जो है ये सोशल काजेस को हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या क्या थे कि सबसे पहले जो इंग्लिश थे उनकी लैंग्वेज जो थी वो इंग्लिश थी, वो यहाँ पे उन्होंने इंट्रोड्यूस की। तो यहाँ की लैंग्वेज जो थी वो हिंदी थी, इसलिए ये इंट्रोड्यूस करना बहुत ही मुश्किल साबित हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि हम सोशल काज को डिस्कस कर रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज इंट्रोड्यूस्ड, इंग्लिश लैंग्वेज ने इंट्रोड्यूस की। नंबर दूसरा था सती सिस्टम, बैन, यानी कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि सती सिस्टम को बैन कर दिया 1829 में। उस टाइम जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑन ए फोर्ट ऑफ, यानी कि राजा राम मोहन राय ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। सत्य सिस्टम जो था, सत्य सिस्टम ये होता था अगर किसी औरत का हस्बैंड की जो डेथ होती थी तो साथ में औरत को भी जला दिया जाता था। नंबर थर्ड वन जो था इसमें वो क्या था, विडो रीमैरिज एक्ट, विडो रीमैरिज एक्ट इन्होंने कर दिया है। यानी कि विडो रीमैरिज जो थी वो बैन कर दी, कब, बैन इन 1856। तब जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। सत्य सिस्टम में कौन से गवर्नर थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। यानी कि ये तो सोशल काज थे, यानी कि इनकी इंडियन पीपल की सोसाइटी के साथ इन ब्रिटिशर ने बहुत छेड़खानी की हुई थी। पहले इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया यहाँ की एजुकेशन में, उसके बाद सती सिस्टम जो थी इंडिया एक उसको बैन कर दिया 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। उसके बाद जो विडो रीमैरिज एक्ट जो था उसको इंट्रोड्यूस कर दिया 1856 में, जिसका मीन्स ये हुआ कि जो विधवा थी वो दोबारा शादी नहीं कर सकती थी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेकंड वन जो है हमारा
रिलीजियस काजेस। रिलीजियस काजेस में क्या हुआ, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, रिलीजियस एनलिस्टमेंट एक्ट इन्होंने लाया, एनलिस्टमेंट एक्ट। उसके बाद नंबर जो दूसरा था, क्रिश्चियन मिशनरी को यहां इंडिया में एक्टिव कर दिया ताकि वो क्रिश्चियन रिलीजियस को फैलाए। क्रिश्चियन मिशनरीज को एक्टिव करे कहां पे, इंडिया में, एक्टिव इन इंडिया। एक्चुअल में रिलीजियस काज और सोशल काज ये सेम थिंग है ये, क्योंकि सती सिस्टम भी एक रिलीजियस काज था जिसको उन्होंने बैन कर दिया, और विक्टोरी मैरिज जो था उसको भी रिलीजियस काज गिना जा सकता है क्योंकि ये भी उनके रिलीजन के साथ मुंसलिक था। अब जो थर्ड वन है वो है इकोनॉमिक काजेस। इकोनॉमिक काजेस, इकोनॉमिक काजेस में हम क्या देखेंगे कि जिम्मेदारी सिस्टम जो थे, परमानेंट सेटलमेंट, रोतौरी सेटलमेंट एंड मालवारी सेटलमेंट, ये इंग्लिश ने इंट्रोड्यूस किए हुए थे, इंग्लिश कंपनी ने इंट्रोड्यूस किए हुए थे। इनका मतलब ये था कि परमानेंट सेटलमेंट में बीच में जो इंटरमीडिएट जिम्मेदार थे उनके जरिए लैंड रेवेन्यू वसूला जाता था। उसके बाद रायतवारी सिस्टम आया, लॉर्ड मुंद्रो ने लाया था वो, उसमें क्या किया कि डायरेक्ट पीजेंट से ही लैंड रेवेन्यू वसूल किया जाता था। उस पर मालवारी सिस्टम आया, वो भी एक इसी तरह का सिस्टम था। तो रिलीजियस काज में सबसे पहले क्या था, परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट। इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल, परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड, परमानेंट सेटलमेंट बंगाल बाई लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस हिमसरोवर से जमींदार। तो ये जब हिंदुस्तान आता है घोड़े जमान के, इसने परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया कि वो खुद जिम्मेदार था, उसने जिम्मेदारों को इंटरमीडिएट बीच वाला बना के छोड़ दिया ताकि वो रेवेन्यू कलेक्ट करे फॉर द कंपनीज। 1793 ये हुआ था। और उसके बाद जो दूसरी चीज थी ये, वो था रायतवारी सिस्टम। उसके बाद थर्ड वन जो था वो था मालवारी सिस्टम, मालवारी सिस्टम। यानी कि ये तीनों सिस्टम थे, ये इंग्लिश ने, ब्रिटिशर ने इंडिया में यूज किए थे ताकि मोर एंड मोर रेवेन्यू कलेक्ट हो फॉर द कंपनीज। यानी कि जिम्मेदार के पास कुछ ना बचता था, किसके पास, सॉरी, पीजेंट्स के पास कुछ ना बचता था। तो इनकी वजह से इकोनॉमिक, जो हमारी इकोनॉमी थी, इसको बहुत बड़ा धचका लगा हुआ था। अब जो फोर्थ वन है वो है पॉलिटिकल काजेस। पॉलिटिकल काजेस में क्या होता है, सबसे पहले एक गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्सले यहाँ इंडिया आते हैं, उसने क्या किया था पॉलिटिकल काजेस में, सब्सिडायरी अलायंस, सब्सिडायरी अलायंस बाय लॉर्ड वेल्सले। एंड 1798, यानी कि इसका मतलब ये था 1798, इसका मतलब ये था कि फोर्सेस जो होती थी वो ब्रिटिशर की होती थी, सब्सिडी जो देते थे वो थे इंडियन किंग्स। ये एक एक्सपेंशन पॉलिसी थी। और नंबर जो सेकंड पॉलिसी थी वो लॉर्ड डलहौजी ने लाई थी, जिसका मेन काज था रिवॉल्ट होने का, वो था, वो पॉलिसी क्या थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स।
in 1854। इसमें क्या क्या था कि इंडियन किंग जो भी होते थे, अगर उनका कोई लीगल चार्ज नहीं होता था तो ऑटोमेटिकली क्या होता था कि ब्रिटिशर जो थे वो उनकी स्टेट को अनेक्स कर ले, यानी छीन लेते थे। सबसे पहले जो स्टेट थी सतारा, सतारा was the first state captured through this route। इससे भी क्या हुआ कि जो नवाब किंग्स थे वो इनके खिलाफ हो गए। अब फिफ्थ वन जो है वो है मिलिट्री काजेस। मिलिट्री काजेस में क्या था? मिलिट्री काजेस मेन इंपॉर्टेंट काज। मिलिट्री काज में क्या होता था? मिलिट्री काजेस में क्या क्या है कि डबल सैलरी, सबसे पहले डबल सैलरी only for the British soldier। यानी कि ब्रिटिश आर्मी में इंडियन सोल्जर भी हुआ करते थे और ब्रिटिशर फॉरेन सोल्जर भी हुआ करते थे। अब जब कभी कभार जंग हुआ करती थी तो उसमें दोनों लड़ा करते थे, यानी कि इंडियन भी हुआ करते थे और ब्रिटिश भी हुआ करते। बट ये हुआ करता था कि डबल सैलरी जो है वो सिर्फ किसको? ब्रिटिशर सोल्जर को ही दी जाती थी। इंडियन सोल्जर जो है वो इससे महरूम रहते थे। नंबर दूसरा जो था रेशनल डिस्क्रिमिनेशन। रेशनल एरोगेंस, यानी कि ब्रिटिशर जो थे अपने को सुपीरियर, यानी कि इंडियन से सुपीरियर समझते थे। नंबर थर्ड वन जो था वो था अपर मोस्ट रैंक। अपर मोस्ट रैंक was only Subedar for the Indian soldiers। अपर मोस्ट रैंक जो था वो खाली सूबेदार ही रिटायर हुआ करते थे इंडियन सोल्जर्स। तो इससे रेशनल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया और सोल्जर जो थे वो ब्रिटिशर के खिलाफ हो गए। अब सिक्स वन जो है वो इमीडिएट काज। इमीडिएट काज क्या हुआ था? इमीडिएट काज ग्रीस का तेज, एनफील्ड राइफल जो थी उसने मना कर दिया कि हम इसको नहीं काटें, क्योंकि इंडियन सोल्जर जो थे उसमें मोस्टली हिंदू और मुस्लिम्स थे। तो जो ग्रीन लीडर की राइफल जो थी उसमें क्या था? पिग्स एंड काउ का फैट का जो मुंह से काट के उसको फायर करना पड़ता था। इसलिए इमीडिएट काज ये हुआ कि उन्होंने ये काटने से मना कर दिया। अब क्या होता है कि रिवोल्ट स्टार्ट, ये तो काज थे इसके, रिवोल्ट स्टार्ट क्यों हुआ? क्योंकि ब्रिटिशर ने क्या किया था कि सब जितने भी कास्ट के लोग थे, चाहे वो किंग्स थे, चाहे नवाब थे, चाहे वो पीजेंट्स थे, चाहे मिलिट्री थे, चाहे वो उनका रिलीजियस था, सबको उन्होंने हट करना स्टार्ट कर दिया था। अब लोगों में क्या क्या हुआ? आस्ता आस्ता जो बदले की आग थी वो भड़कने लगी। तो क्या होता है कि उससे पहले यानी कि रिवोल्ट स्टार्ट करता है 10th of May 1857 को क्या होता है कि रिवोल्ट स्टार्टेड फ्रॉम मीरठ। इससे पहले क्या होता है इनके बिफोर द स्टार्ट ऑफ मीरठ इंसिडेंट, बिफोर द स्टार्ट ऑफ मीरठ इंसिडेंट, क्या होता है
बिफोर स्टार्ट मिलिट्री इंस्टेंशन, इस सेंटेंस से पहले क्या होता है कि 19 नेटिव इन्फेंट्री, नेटिव इन्फेंट्री एट बैरकपुर, एट बैरकपुर refused to use एनफील्ड राइफल, क्योंकि उसमें काउ एंड पिग्स का फैट था। उन्होंने, ये इमीडिएट काज है इस रिवोल्ट का स्टार्ट होने का। नंबर सेकंड जो है, ये 34 नेटिव इन्फेंट्री, 34 नेटिव इन्फेंट्री मंगल पांडे की जो थी, मंगल पांडे की जो थी, फायर्ड एट मेजर एट सर्जन, मेजर सर्जेंट ऑफ हिज रेजिमेंट। इसलिए एक कोर काज था 7th और regiment defied to cross river। ये कुछ ये इमीडिएट काज थे, यानी कि मिलिट्री इंसिडेंट्स, यानी कि रिवोल्ट 10 मई को स्टार्ट हो, उससे पहले कुछ ये चीजें हुई थी। 19 नेटिव इन्फेंट्री जो थी बैरकपुर रेफ्यूजल टू एनफील्ड राइफल, क्यों था, क्यों किया था उसे रिफ्यूज फायर करने से, क्योंकि काउ और पिग की फैट्स में लगी हुई थी। 34 नेटिव इन्फेंट्री जो मंगल पांडे की थी, उसने अपने एक मैच फायर किया और उसको मार दिया। और 7th रेजिमेंट जो थी, उसने रिवर क्रॉस करने से मना कर दिया, क्योंकि उनके मजहब में ये चीज मना थी। उसके बाद क्या होता है, यानी कि 10th ऑफ मई रिवॉल्ट स्टार्ट होता है। ये जो स्पाइस थे, ये डायरेक्ट दिल्ली रवाजा गेट पे जाते हैं और वहां बहादुर शाह जफर क्या करते हैं, उनको शहनशाह हिंदुस्तान बुलाते हैं और रिवॉल्ट स्टार्ट हो जाता है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में इसके फेलिस देखेंगे और कुछ इसके क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह। मेरे बच्चों, आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। बाकी वस्सलाम।